हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का अपनी अकाउंटिंग क्लासेस में। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा से हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बेटा, आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे और घर पे अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ बच्चों के तो रिप्लाई आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं, लेकिन कुछ एक नहीं पूछ रहे हैं। तो आई होप वो भी अपने जो होमवर्क दिया है वो अच्छे से पूरा कर रहे हैं। देखिए बेटा, ध्यान से समझिए। हमने अपनी कंपनी की जो क्लासेस थी वो स्टार्ट कर चुके थे। तो कंपनी यानी कि इशू ऑफ शेयर, जो कि हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हमने देखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस होता है, जब पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं, वो जब बहुत बड़े होते हैं तो उस टाइम केवल जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा है, जो एबिलिटी है, जो लाइबिलिटीज है, वो क्या होती है, उनके पास लिमिटेड होती है। तो उस वजह से क्या कर दिया जाता है कि उसको, उस फर्म को बड़ा बनाया जाता है। तो बनाया जाता है और उसके लिए उसको कंपनी का नाम दे दिया जाता है। तो कंपनी कैसी होती है, क्या होती है, वो हमने पढ़ा था। देखिए हम आगे इसको देखते हैं। हाजी भाई, हाजी भाई के चलो भैया। देखिए स्टूडेंट्स, कि हम इसका थ्योरेटिकल पॉइंट्स कुछ पढ़ चुके थे, फिर भी एक बार हल्का सा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। डेफिनेशन देखिए। तो डेफिनेशन हमने करी थी, पढ़ी थी कि कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। यानी कि एक आर्टिफिशियल कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। जैसे कि एक पर्सन की जो आइडेंटिटी होती है, ऐसे ही कंपनी की आइडेंटिटी को हम देखते हैं और उसका भी नाम होता है। जिस जिस तरह हम जिस तरह से हम एक पर्सन को जानते हैं, उसी तरीके से ही कंपनी को जाना जाता है। उसी के नाम से ही ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उसी के नाम से ही काम होता है सारा। और जो भी बिल्स या अमाउंट या पैसे जो भी होते हैं, जो सब कंपनी के नाम पर ही होता है। इसलिए इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है। हैविंग सेपरेट एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब मैंने बताया था बेटा आपको कि कोई भी इसका पार्ट जो मेंबर होता है वो आए या जाए, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि एक जो भी इसका मेंबर कोई आया या गया, किसी की डेथ हुई, रिटायर्ड हुआ, छोड़ के गया, शेयर बेच के गया, तो कंपनी पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एंड एक कॉमन सील, ये सब काम क्या होते हैं, कॉमन सील के बेसिस पर होते हैं। ठीक है। डेफिनेशन थी, फिर हमने देखी कि इसकी करेक्टरिस्टिक, ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है, लिमिटेड लाइबिलिटीज, ये कंप्लीटली कॉमन सील्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, सेपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ ओनरशिप। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। फिर भी किसी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट हो तो वो दोबारा से पूछ सकता है। फिर हमने बात की थी काइंड्स ऑफ कंपनी, तो जिसमें हम अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो ये तीनों पॉइंट्स हमने एक बार डिस्कस करे थे, जिसमें से हम 1% कंपनी को भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए अनलिमिटेड कंपनी का मतलब जिसमें उनकी जो लाइबिलिटीज है वो अनलिमिटेड होती है। यानी कि कोई लिमिट नहीं है, लॉस हुआ तो वो उनके डेब्ट्स को पे करने के लिए, यानी कि प्रॉपरली सफिशिएंट नहीं होता, तो उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी क्या किया जा सकता है, यूज करके कंपनी के डेब्ट को पूरा किया जा सकता है। लिमिटेड बाई गारंटी का मतलब होता है कि जितना उन्होंने पैसा लगाया है, कैपिटल दी है, केवल उतनी ही लाइबिलिटीज उस मेंबर की रहेगी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ना है हमने। तो यानी कि कंपनी क्या करती है कि अपनी अपनी जो भी कंपनी की वैल्यू होती है, उसकी एक नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स इशू करती है पब्लिक में। और जो भी पर्सन उस कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है तो वो ले लेता है, और वो उतने के लिए ही क्या होता है, लाइबल होता है। जो कि ये कंपनी सब डिवाइडेड प्राइवेट और पब्लिक और 1% कंपनी में डिवाइड की जाती है। तो प्राइवेट कंपनी का मैंने बताया था कि
प्राइवेट कंपनी वो होती है जो कि अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती, यानी कि पब्लिक में इशू नहीं कर सकती, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। उनके जो मेंबर्स की मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो कितनी होती है, 200 होती है मिनिमम। मान लो कि वो अगर एक प्राइवेट कंपनी है, 1% नहीं है, तो 1 ये भी मान सकते हैं, मिनिमम 2, और 1% कंपनी में 1, और मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी में कितने होंगे, 200, जिसमें एक्सक्लूसिव पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉय, अगर कोई एम्प्लॉयज का शेयर है तो वो उनमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि पब्लिक में सब्सक्राइब करने पर रोक होगी और शेयर और डिवेंचर कंपनी इशू नहीं कर सकती, जो कि मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा अभी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में। हमने डेफिनेशन डिफरेंस देखा था कि मिनिमम 2 मेंबर होते हैं प्राइवेट में, यहाँ पर मिनिमम 7 होते हैं। यहाँ पर जो कि पब्लिक में इनवाइट नहीं कर सकते, ये पब्लिक में अपने शेयर्स इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पर शेयर्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, प्रिविचुअल जो कि आपके प्रिपरेशन आर्टिकल और नेसेसरी ऑल प्राइवेट कंपनी को जरूरत होती है, यहाँ पर भी जरूरत होती है, और जो कि टेबल एफ के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट 2013 यहाँ पर अप्लाई होगा। यहाँ पर डायरेक्टर मिनिमम 2 हो सकते हैं, यहाँ पर मिनिमम 3 होंगे। प्राइवेट लिमिटेड जो यानी कि प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज होगा, और लेकिन पब्लिक में वो केवल केवल लिमिटेड वर्ड ही यूज होगा। ठीक है बेटा, फिर हमने 1% कंपनी को देखा था। तो 1% कंपनी में क्या था कि 1% कंपनी एक जो कि हमारे पास प्राइवेट कंपनी का ही फॉर्म होता है, जिसमें केवल केवल मेंबर एक ही होता है, और मेंबर यानी कि जो भी पर्सन जो होता है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंट इंडिया, मेंबर ऑफ ओपीसी, यानी कि हम बात करते हैं कि 1% कंपनी के लिए उसका जो स्टेटस होना चाहिए वो इंडियन सिटीजन का होना चाहिए, या रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का उसका रेजिडेंस काउंट होना चाहिए। रेजिडेंस ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि वो क्या हो कि जी लास्ट ईयर में वो क्या है कि 180 दिन से ज्यादा कैलेंडर ईयर में रहा हो, तब वो उसका जो रेजिडेंस ऑफ इंडिया का काउंट होगा। 1% ही होता है, क्योंकि जब नाम ही 1% है, तो इसकी पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीड 50 लाख, 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर 3 ईयर्स बी नॉट एक्सीड 2 करोड़, यानी कि उसकी लास्ट की जो एनुअली है वो लास्ट 3 ईयर में, यानी कि अलग अलग ईयर में एनुअली 2 करोड़ से ऊपर ना हो। पर्पज एज पर रूल 3 subsection 5 the company's incorporation rule 2014 and OPC cannot form to charitable purpose। तो यानी कि OPC को हम चैरिटेबल पर्पज के लिए यानी कि एनपीओ के रूप में नहीं देख सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कन्वर्जेंस क्या कहा गया है कि जो उनका पीरियड है वो लास्ट के पीरियड में, यानी कि अब बनाना चाहे तो लास्ट के पीरियड में उसके एनुअल इन्वेस्टमेंट कितनी हो, 50 लाख, और टर्नओवर कितना ना हो, 2 करोड़ से ऊपर ना हो, तो उसको हम 1% कंपनी यानी कि रजिस्ट्रार जो कंपनी रजिस्ट्रार होता है वो 1% कंपनी उसको बना सकता है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे बेटा सिंपली जो शेयर वाली, तो बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इजीली, बहुत आसान है, सिंपल सा है। देखिए बेटा, मीनिंग ऑफ शेयर, मीनिंग ऑफ शेयर का मतलब होता है कि टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी। टोटल कैपिटल का मतलब एक कंपनी की जो कैपिटल है, मान लीजिए जब कंपनी स्टार्ट होती है तो वो अपनी कैपिटल यानी कि प्लान करती है, तो उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने अपनी कंपनी को यानी कि कैपिटल को रख लिया गया, उस कैपिटल को पूरी कैपिटल को डिवाइड कर दिया गया यूनिट ऑफ स्मॉल डायमेंशंस, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट लिया गया। तो उस हर एक टुकड़े को, हर एक यूनिट को क्या कहा जाएगा, शेयर कहा जाएगा। एग्जाम्पल दिया गया है कि इफ ए टोटल कैपिटल ऑफ ए कंपनी, मान लीजिए 10 लाख रुपए कंपनी की टोटल कैपिटल रखी गई, डिवाइड कर दिया गया 1 लाख यूनिट यानी कि 10 रुपए हर एक, यानी कि एक शेयर की कीमत 10 रुपए कर दी गई, तो हमारे पास कितने शेयर हो गए, टोटल 1 लाख शेयर, और उनकी कीमत कितनी होगी, 10 लाख। Each unit of 10 will be called share 10 each. Thus, the above company has 1 lakh shares rupees 10 each. Share must be numbered so they're the identified. यानी कि जो जितने नंबर्स लेगा उतने ही उसके शेयर्स कैलकुलेट होंगे। अब नेचर ऑफ शेयर क्या होता है बेटा, ध्यान से समझिए। नेचर ऑफ शेयर, शेयर्स का मतलब नेचर क्या होता है कि कंपनी के लिए एक एज ए मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि हम उसको मूव करा सकते हैं। वो एक सर्टिफिकेट होती है, यानी कि एक सर्टिफिकेट बना दी जाए और उस पर डाल दिया जाए कंपनी का नाम
और जो भी पर्सन उस शेयर को ले रहा है उसका नाम, उसका एड्रेस, उसके अकाउंट नंबर और नीचे कंपनी की क्या होगी, यानी कि जितने नंबर है जिस रेट पर लिया गया, जितना अमाउंट हो गया, और कंपनी की वहां पर स्टाम्प लग के साइन हो जाएंगे उसके डायरेक्टर के। ठीक है बेटा। फिर क्या है कि जो कि यहाँ पर ट्रांसफर रहेगा, मैनर टू प्रोवाइड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, शेयर ऑफ द कंपनी ट्रीटेड एज ए गुड्स। तो शेयर्स को किस तरह ट्रीट होगा कंपनी में, गुड्स, यानी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो लॉ में हम बात करेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे, बीकॉम में जाएंगे तो गुड्स यानी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक 1930 जो 1930 में बना था, उसके बेस पर हम इसको ट्रीट करेंगे अगर इसमें कोई फॉल्ट पाया जाता है। तो इसी के बेसिस पर क्या होता है, दीज कैन बी खरीदना, बोट, सोल्ड, हाइपोथेटिकल या बी इक्विटेटेड, यानी कहने का मतलब ट्रांसफर करना, खरीदना, सोल्ड करना, या फिर हम उसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करना, ये सारी चीजें हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। अब हम बात करते हैं क्लासेज, काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ शेयर, यानी कि कहने का मतलब कि शेयर कितने टाइप्स के होते हैं। अंडर सेक्शन 43 द कंपनीज एक्ट 2013 द कंपनी में इशू टू टाइप्स ऑफ शेयर। तो कंपनी क्या कर सकती है, दो दो प्रकार के शेयर इशू कर सकती है, एक प्रेफरेंस शेयर्स और एक इक्विटी शेयर्स। हमने जो पढ़ना है दोनों को पढ़ेंगे, देखेंगे दोनों का मतलब क्या होता है, पहले समझ लेते हैं इनका मतलब। प्रेफरेंस शेयर्स बेटा मैं बता दूं कि प्रेफरेंस शेयर्स एक ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि कंपनी के रियल ओनर नहीं होते हैं। दोबारा से मैं बोल रहा हूं कि कंपनी के रियल ओनर नहीं होते हैं, हाँ उनको कंपनी के शेयर होल्डर माना जाता है और उनको जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है वो इक्विटी से पहले दिया जाता है। बस इतना आप समझिए, फिर अब जब क्लास लेंगे तब मैं आपको फिजिकली फॉर्म में इसको समझाऊंगा कि कैसे होता है, और एक जो आपका प्रेफरेंस शेयर्स का जो एग्जांपल है वो भी दिखाऊंगा आपको, यानी कि फिजिकल फॉर्म में। देखिए टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो कि कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। तो सबसे पहला आता है आपके पास कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, कि वो कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर दोज प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर विच इंटेंड टू recover the arrear of preference dividend before any dividend is paid on equity shares। नहीं समझ में आया, देखिए बेटा इसका मतलब ये होता है कि वो शेयर होल्डर उनको कहा जाता है जो रिकवर करते हैं एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी कि जब कंपनी पैसे कमाती है तो सबसे पहले जो डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट का हिस्सा जिसको मिलता है वो जो लेते हैं वो कहलाते हैं डिविडेंड, यानी कि जो इक्विटी शेयर से पहले रिसीव करते हैं तो वो क्या कौन कहलाते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दीज मीन द एनी ईयर ऑफ प्रॉफिट कंपनी इनसफिशिएंट पे द डिविडेंड, द डिविडेंड कीप द accumulated until the fully paid. For example, if dividend has been paid the year ended 31st March 2016 and 17 on 8% cumulative preference shares company want to distribute the dividend on equity shares year ended 31st March 2018 total 24% डिविडेंड जो कि 16, 17 और 18। देखिए भाई यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा है कि जैसे कि एक हम बात करें कि मान लीजिए किसी साल कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं होता है तो कंपनी कह देती है कि भाई अब की बार प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स वालों को हम डिविडेंड देते हैं। बस इतना होता है कि जिस साल नहीं हुआ उस साल नहीं दिया जाता, जो कि अगले साल अगर अच्छा होता है तो पिछले साल का भी दिया जाएगा। यहाँ पर साफ कहा गया है कि जो 16 और 17 में सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं हुआ, जो कि 8% कम्युलेटिव थे। 8% का मतलब उन पर रेट लिखी हुई थी कि भाई वो जो प्रॉफिट का हिस्सा जो है वो फिक्स लेंगे डिविडेंड के रूप में 8%, तो उनको 2018 में 24% डिविडेंड दे दिया जाएगा, यानी कि हैव फर्स्ट पेड प्रेफरेंस शेयर, जो कि प्रेफरेंस शेयर उनको दिया जाएगा, उसके बाद बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब पहले नंबर पर कौन आएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आएंगे। क्लियर हुआ बेटा। नॉन कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, कि जो प्रॉफिट जो उनका फिक्स हो गया अमाउंट डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट ईच ईयर, इफ नो डिविडेंड डिक्लेयर एनी ईयर ड्यू टू एनी रीजन शेयर होल्डर नॉट गेटिंग नॉट टू क्लेम द अनपेड डिविडेंड एनी ईयर ऑफ सबसिक्वेंट। यानी कि नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होंगे, जब जिस साल अगर
कोई डिविडेंड नहीं दिया गया यानी डिक्लेयर नहीं दिया गया, प्रॉफिट नहीं हुआ किसी रीजन से, तो अगले साल वो लास्ट वाले के लिए वो क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जो जो शेयर खरीदे हुए हैं यानी प्रेफरेंस शेयर्स वो नॉन कॉम्युलेटिव खरीदे हुए हैं। फिर है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर एंड पार्टिसिपेटिंग का मतलब कि भाई जो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो फिक्स प्रेफरेंस डिविडेंड लेते हैं और राइट रखते हैं अपनी, यानी कि जो उनका सरप्लस प्रॉफिट होगा या इफ एनी डिविडेंड्स जो कि आपके पास स्पेकुलेटेड रेट एंड जो कि हैज बीन पेड इनटू शेयर होल्डर्स, यानी कि जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी या फिर कोई और रीजन होता है या कोई और प्रॉब्लम्स आती है, सरप्लस बच जाते हैं, तो उस केस में उनका हिस्सा भी होता है, यानी कि कंपनी बंद की जाए, बंद करते टाइम कंपनी के पास सफिशिएंट सरप्लस प्रॉफिट्स है तो उनमें उनका हिस्सा दिया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं आपके, नॉर्मली हम बात करें तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग तो इसका मतलब उनको पार्टिसिपेटिंग यानी कि नहीं किया जाता सरप्लस के टाइम या मैनेजमेंट में, या फिर जो भी कोई भी अगर सरप्लस वगैरह है तो उनमें उनका हिस्सा में पार्टिसिपेट नहीं किया जाता। फिर रिडीमेबल प्रेफरेंस से, रिडीमेबल का मतलब कि एक फिक्स पीरियड के बाद कंपनी क्या करे, उनको पैसा वापस लौटा दे और वो कैंसिल कर दे उन प्रेफरेंस शेयर्स को, तो वो होता है रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब रिडीम करना, बेचना, यानी कि पब्लिक से, यानी कि जो पब्लिक को दिया हुआ था वो वापस ले लेना, पब्लिक के पास अब ना बचे, यानी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। कुछ अनरिडीमेबल होते हैं जो कंपनी के लाइफ टाइम तक चलते हैं, कंपनी जब खत्म होती है तभी उनको खत्म किया जाता है। कन्वर्टेबल का मतलब होता है बेटा कि इन प्रेफरेंस शेयर्स को हम इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नॉन कन्वर्टेबल में जिनको हम नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स के कुछ टाइप्स, जो कि 8 टाइप से हम बात कर सकते हैं। नॉर्मली हम 4 टाइप्स में देखेंगे, जैसे कॉम्युलेटिव देखा आपने, नॉन कॉम्युलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल और कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। तो ये हमारे पास प्रेफरेंस शेयर थे। अब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की, जो कि हमने अभी इनको ही पढ़ना है। तो इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स which are paid dividend only when profits are left after the preference shareholder have been paid fixed rate of dividend. In other words, the not fixed rate of dividend on equity share in participating year. देखिए बेटा, सिंपल सा फंडा है कि इक्विटी शेयर्स कौन होते हैं, कंपनी के रियल ओनर होते हैं। वो क्या करते हैं कि सब कुछ पे करने के बाद, सारे खर्चे पे करने के बाद, सब एक्सपेंसेस होने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है वो उनके लिए बचता है, यानी कि वो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट बचा वो उनका बचा। यानी जैसे कि मान लो आप का कोई बिजनेस है, तो आप का प्रॉफिट कब होगा, जब आप सारी की सारी खर्चे कर चुके होंगे, और जो लास्ट में बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। सेम एज इट इज यहाँ पर भी वही काम है कि, यानी कहने का मतलब यहाँ ये बड़ी कंपनीज होती हैं, यानी कि जो पब्लिक कंपनी होती है जिनमें बहुत सारे ओनर यानी कि बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं। आप भी किसी भी पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हो, बस आपकी एज 18 ईयर हो, आपका बैंक में अकाउंट हो, आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाइए और आप खरीद सकते हो, तो आप उस कंपनी के उस पार्ट के लिए ओनर बन सकते हो। तो कहने का मतलब क्या होगा कि जो प्रॉफिट्स होगा वो फिक्स रेट से नहीं होगा, जितना होगा वही मिलेगा। अगर लॉस होता है तो लॉस भी यानी कि आपका जो शेयर है उससे कट सकता है, कटेगा, और आपकी जो कैपिटल होगी वो उसके अकॉर्डिंग कम होगी। अगर आपका बढ़ रहा है तो डिविडेंड के रूप में आपको आ जाएगा, आपकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? तो ये तो डिफरेंस थे जो कि साफ साफ है, प्रेफरेंस शेयर्स पेड डिविडेंड फिक्स रेट। यहाँ पर हम बात करें, इस पर कोई फिक्स रेट नहीं होता, जितना होता है वो सब दिया जाता है। इफ डिविडेंड इज नॉट पेड ऑन दीज शेयर्स इफ एनी ईयर एरियर द एनी एक्यूमुलेटेड, यानी कि उनको बाद में दे दिया जाता है, लेकिन शेयर होल्डर्स को कभी भी बाद का कोई रोल नहीं होता, जितना होता है उतना ही मिलता है। प्रेफरेंस शेयर्स का राइट होता है पेमेंट यानी डिविडेंड लेने की, इनका यानी कि पेमेंट डिविडेंड इक्विटी शेयर्स मेड भी आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि इनका पहले होता है इक्विटी से और इनका बाद में होगा। ठीक है बेटा? फिर है कि आपके पास प्रीफरेंशियल राइट टू पेमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कि जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है तो
उनकी जो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले उनका पैसा लौटाया जाता है और इक्विटी होल्डर को सबके बाद यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद पे किया जाता है। इनका वोटिंग राइट यानी कि नहीं होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोटिंग राइट नहीं कर सकते कि कोई भी काम करना है शेयर होल्डर्स उसमें वोटिंग राइट देंगे यानी कि इंजॉय करेंगे, उनका राइट होता है। राइट टू पार्टिसिपेटिंग मैनेजमेंट, इनका कोई रोल नहीं होता मैनेजमेंट में, ये मैनेजमेंट में पार्ट ले सकते हैं, इनका हिस्सा होता है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं जो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होता है। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैपिटल, शेयर कैपिटल। तो कैपिटल, शेयर कैपिटल का मतलब कि कैपिटल राइज ए कंपनी इन इश्यू ऑफ शेयर मैनी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट्स जो कि कंट्रीब्यूटेड वेरिंग द सम कंपनीज कैपिटल नो स्पेयर कैपिटल अकाउंट विच द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन। यानी कहने का मतलब ये जो पैसा है वो किसी भी बहुत सारे इंडिविजुअल, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स उनसे कंट्रीब्यूट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करके उसको रिकॉर्ड किया जाता है। उस कॉन्सुलेटेड कैपिटल अकाउंट को ही हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, अभी हम बात करते हैं कि उन्होंने कैपिटल की जरूरत है तो उन्होंने मान लो 100 करोड़ रुपए की फंडिंग चाहिए तो 100 करोड़ रुपए के उन्होंने शेयर इशू किए जिससे कि पब्लिक ने उनको पैसा दिया, तो वो पैसा जो इकट्ठा होगा उसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। अब काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, कितने टाइप की शेयर कैपिटल होती है, ध्यान से समझना बेटा। यही आपकी बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट के लिए यही पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, इसी के बेस पर हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, यहाँ पर ही सारा का सारा पोर्शन रहेगा। देखिए बेटा, ऑथोराइज, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल, इसका मतलब क्या होता है कि ऑथोराइज कैपिटल रेफर्स to that amount state the memorandum of association. This is the maximum capital of the company authorized the share during the lifetime. क्या कहा गया है बेटा, जब भी कंपनी स्टार्ट होती है तो उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि जब उसके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं तो उसमें कंपनी अपनी नॉमिनल कैपिटल को दर्ज करवाती है यानी रजिस्टर्ड करवाती है, उसी को ही हम रजिस्टर्ड कैपिटल, उसी को ऑथोराइज कैपिटल या उसी को नॉमिनल कैपिटल बोलेंगे। तीनों वर्ड एक ही वर्ड है, ठीक है, एक ही मतलब है। कहने का मतलब क्या है कि कंपनी स्टार्टिंग में डिसाइड करती है कि भाई हमारा जो कैपिटल का जो वो वे रहेगा वो इतने करोड़ का रहेगा और वो उसकी लाइफ टाइम तक रहता है। अगर वो कंपनी अपने आप का स्केल अप नहीं करती, स्केल अप करती है तो दोबारा से रजिस्टर्ड होकर वो चेंज हो सकता है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि स्टार्टिंग में उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया वही उनकी लाइफ टाइम की कैपिटल रहेगी। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं, ये तो होगी एक बार रजिस्टर्ड करवाने के। मान लो कि किसी कंपनी ने उसकी 500 करोड़ की उन्होंने क्या कर दी, 500 करोड़ रुपए की रजिस्टर्ड करवा दी कि भाई हम अब कंपनी को पूरी लाइफ टाइम में 500 करोड़ रुपए का क्या रहेगा, जरूरत पड़ सकती है। अब कंपनी इशूड कैपिटल क्या होती है, जो कंपनी को जरूरत होती है वो इशू करती है, यानी कि इशू का मतलब पब्लिक में इनविटेशन देती है। इशू कैपिटल एज पर द ऑथोराइज कैपिटल विच द एक्चुअली ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, यानी कि सब्सक्रिप्शन के लिए पब्लिक से ऑफर दिया गया, एडवर्टाइजमेंट की गई, पब्लिक को कहा गया कि भाई कंपनी को इतने पैसे की जरूरत है, जो इच्छुक है वो दे सकता है। रिमेनिंग ऑथोराइज कैपिटल नॉन अनइश्यूड कैपिटल, मान लीजिए कंपनी को आज के टाइम केवल अगले 5 साल के लिए 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो कंपनी 500 करोड़ रुपए इशू नहीं करेगी क्योंकि उसकी ऑथोराइज तो 500 है, तो कंपनी 100 ही करेगी, तो 100 क्या बोला जाएगा, इशूड कैपिटल, और इसकी 400 बच गई वो अनइश्यूड कैपिटल बोली जाएगी। क्लियर है बेटा, समझ में आया सभी को। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, जो कि पब्लिक सब्सक्राइब करती है, पब्लिक सब्सक्राइब, मान लो आपने ऑफर दिया 100 करोड़ का, और पब्लिक कितने के लिए अप्लाई करती है उसको सब्सक्राइब बोलते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल पार्ट ऑफ इशू कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब, देखिए इन्होंने कहा कि इससे 13,000 शेयर 100 इज, यानी कितना हो गया आपके पास 13 लाख रुपए हो गए। 13 लाख रुपए कंपनी को चाहिए तो 13 लाख का ऑफर दिया गया पब्लिक में, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई की केवल 12,000 शेयर, तो 12,000 शेयर सब्सक्राइब द कैपिटल कितनी होगी, यानी कि 100 के हिसाब से वो 12 लाख रुपए हो जाएगी। तो इसमें क्या, कैसे हम इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे, दो हेड बनाएंगे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। अगर जो सब्सक्राइब करी थी यानी कि जो पैसे आए वो सारे के सारे यानी कि पूरे के पूरे 100 के हिसाब से आ गए। सब्सक्राइब हुए मान लो 12,000 शेयर और उन्होंने पैसा
किसी ने 200-400 शेयर वालों ने नहीं दिया, तो वो किस में आएगा, वो वाला पार्ट 200-400 का सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, और जिन्होंने पूरा दे दिया वो सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में आएगा, जो कि मैं बैलेंस शीट बनवाऊंगा उसमें आपको बताया जाएगा। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप अभी अभी मैंने बताया आपको कि कौन सा होता है पार्ट, जो कि सब्सक्राइब कर दिया जाए यानी कि पैसा आपको दिया जाए, यानी कि जो आप इशू करते हो पब्लिक में ऊपर करते हो, तो पब्लिक जो भी अप्लाइड करती है उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब। अगर जो अप्लाई किया गया उन्होंने सारा पैसा दे दिया तो फुल्ली पेड अप, और जिसने नहीं दिया वो नॉट फुल्ली पेड अप। देखिए जो हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट जो मैं करवाने जा रहा हूँ, द ऑथोराइज कैपिटल ऑफ रिची लिमिटेड 50 लाख रुपए डिवाइड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर 100 ईच, यानी कि 100 रुपए के टुकड़े कर दिए गए 50,000, तो उस कंपनी का कितने शेयर हो गए 50,000, यानी कि 50 लाख रुपए उसको अपनी लाइफ टाइम में जरूरत थी। आउट ऑफ दिस कंपनी इशू 30,000, तो 50,000 में केवल 30,000 कंपनी ने इशू कर दिए। पब्लिक अप्लाइड 27,000, तो पहले मैं बता देता हूं कि जितने भी इशू किया जाता है स्टार्टिंग में, तो उसका कम से कम 90% सब्सक्राइब होना जरूरी होता है, ये रूल है, मैं रूल को समझाऊंगा आपको। तो 27 यानी 30,000 का 90% 27,000 तो हो रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो 27,000 अभी सब्सक्राइब हो गया, तो इक्विटी ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, यानी कि पूरा का पूरा पैसा आ गया, तो इसको हम बोलेंगे सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पर हम क्या कैसे देखेंगे बेटा, देखिए हम कैसे बनाएंगे इसको, हम अपना यहाँ पर बैलेंस शीट, अब जो कैपिटल पार्टनरशिप बनाते थे वैसे नहीं बनेगी, इस तरह ये कॉलम बनेगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल जो कि कितने रुपए की है, इन्होंने कहा कि 50,000 शेयर्स हैं और एट द रेट 100 ईच है, तो कितना अमाउंट बन गया, वो अमाउंट आप यहाँ पर डाल दोगे 50 लाख रुपए, और इसको क्या कर दोगे डबल अंडरलाइन से क्लोज कर दोगे, जो कि 50 लाख रुपए था, यानी कि यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। फिर हम कर लिखेंगे यहाँ पर इशूड कैपिटल, तो इशूड कैपिटल कितनी थी, इशूड कैपिटल थी 30,000 और मल्टीप्लाई 100, तो वो हो गई 30,000, इसको भी हम क्या करेंगे अंडरलाइन करके क्लोज कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे सब्सक्राइब फुल्ली पेड, सब्सक्राइब फुल्ली पेड, तो कितने सब्सक्राइब हुए 27,000, 27,000 100 के हैं, तो ये हो गया 2,70,000 रुपये, तो 2,70,000 रुपये आज के दिन हमारे पास कैपिटल है। ठीक है बेटा, तो इस तरह आपने करना है। तो आप कोशिश करिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 यानी इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन तीनों यानी कि आप करने की कोशिश करिए, नहीं होता तो मैं करवाऊंगा आपको। तो हम नेक्स्ट क्लास यानी कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आप सभी ने थ्योरेटिकल पोर्शन को कम्प्लीटली करना है, और जिसको जिस भी स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम वो मेरे से बताएंगे। ठीक है बेटा, दोबारा से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और ये जो वीडियो है ये आपके जो स्कूल का ग्रुप है उस पर नहीं भेजी जाएगी, ये केवल एंड केवल हम बात करें तो आपके यानी कि मेरे YouTube चैनल पर ही रहेगी, वहां से आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।